नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ज्ञान जी में। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, ज्योग्राफी का पार्ट 2 आएगा। ये चैप्टर का पार्ट 2 आएगा पृथ्वी की उत्पत्ति पे। तो आप तैयार हो कि नहीं कि इसे पढ़ने के लिए? पार्ट 2 है, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की जा रही है। आपने अगर इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें उसे जाकर प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, नए हो तो। और जुड़े रहिए हमारे साथ। पृथ्वी की उत्पत्ति में पार्ट 2 है यहाँ, क्लास 2 पृथ्वी की उत्पत्ति। इसमें आपको जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था, सौरमंडल कैसे बना, तारे का निर्माण कैसे हुआ और मून कैसे टकराया था, वह चंद्रमा में, मतलब चंद्रमा कितना रोटेशन करता है उसके बारे में सब कुछ बताया था मैंने। तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। आप अगर चैनल में नहीं है, नए हो तो उसे आप देख सकते हो। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हम आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा आपको, उसमें हमने आपको सब कुछ बताया था। सौरमंडल का निर्माण, ग्रहों का निर्माण और तारों का निर्माण, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, सब चीज़ के बारे में मैंने बताया था आपको। तो उसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा बात ये, उसके बाद वाला इसी में है, तो आप इसको देखते चलेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति पॉइंट वाइज पॉइंट हम पढ़ाते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उसको ध्यान में रखें। तो यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति, ज्वारीलॉक, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ज्वारीलॉक क्या है, तो आप क्या समझ सकते हैं ज्वारीलॉक। उस दिन भी मैंने बताया था ज्वारीलॉक के बारे में कि किसी भी ग्रह को वह लॉक्ड करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, टीडल लॉक, देखिए यहाँ पे ज्वारीलॉक की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, ज्वारीलॉक, टीडल लॉक एक ऐसी घटना है जिसमें एक खगोलीय पिंड जैसे कि एक चंद्रमा या एक ग्रह निश्चित स्थिति में रहता है, वही बोल रहा है। और या रोटेशन का भी कार्य करवाता है और गुरुत्वाकर्षण बल का इसमें सपोर्टिंग रहता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे वही ज्वारीलॉक में हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। इसमें एक खगोलीय पिंड या ग्रह निश्चित रूप से स्थिर रहता है, मतलब अपने कक्ष पे स्थित रूप से रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्वारीलॉक के कारण। आपको पता होगा ज्वारीलॉक के कारण भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा था, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का इसमें सहयोग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वारीलॉक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, यह सहयोग करता है ज्वारीलॉक का, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ज्वारीलॉक। जो दो पिंडों के बीच, देखिए यहाँ पे जो दो पिंडों के बीच कार्य करता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए वही बोल रहा है, जैसा कि मैंने बताया, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वारीलॉक के अंदर। और इसमें बोल रहा है फिर से वही बात, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा हाथ होता है, वही मैंने बोला, बहुत बड़ा सहयोग होता है। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ ज्वारीय बल के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे यह सूर्य है आपका, सूर्य है। बाकी जो यह ग्रह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रह जो है उसको जो स्थिर कराने का मतलब ये अपना जो ये है, आपको पता होगा सौर मंडल का जो केंद्र जो है, केंद्र बिंदु, उसे सूर्य कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो उसी को यहाँ पे बता रहा है। देखिए जो ग्रह होते हैं और जो उल्का पिंड होते हैं, इसके अगल बगल में जो घूमते हैं, जो इसके अगल बगल में जो घूमने का कार्य करते हैं, रोटेशन करते हैं, जैसे कि पृथ्वी को ही मानकर चलेंगे हम, तो इसका जो रोटेशन करता है वो कौन करता है? मून, मतलब चंद्रमा को आप बोल सकते हैं। तो चंद्रमा जो है उसको देखिएगा, वह जो यहाँ पे ही घूमता है पृथ्वी के ही आसपास, जो उसको रोटेशन करने में वक्त लगता है वह 28 दिन लगता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे वह बताया जा रहा है। ऐसे लॉक करके रखा हुआ है, उसका नाम है ज्वारे लॉक, मतलब टीडल लॉक। टीडल लॉक। आशा करते कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें बेहतर तरीके से। इसमें आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा सहयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, यहाँ पे इसकी बात करते हैं। ज्वारे बल की बात करते हैं। ज्वारे बल एक पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दूसरे पिंड पर कार्य करता है, जिससे उसकी घूर्णन गति धीमी होती है। देखिए इसमें बोल रहा है उसका जो घूर्णन गति है वह ज्वारे बल के कारण ही घूर्णन गति उसकी धीमी मतलब स्लो हो जाती है। वही यहाँ पे बता रहा है ज्वारे बल टीडल लॉक जो है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, टीडल लॉक के कारण ही मतलब ज्वारे बल जो है टीडल फोर्स के ही साथ में वह उसकी जो ग्रह होती है, उल्का पिंड होते हैं या कोई भी पिंड होते हैं, उसका घूर्णन गति धीमी करता है। तो कौन? ज्वारे बल। ठीक है, आगे बढ़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वारे लॉक के परिणाम, मतलब टीडल लॉक के परिणाम। ज्वारे लॉक के कारण एक पिंड की एक ही तरफ तो हमेशा तारे या ग्रह की ओर रहती है। देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है जो पिंड है वह एक ही तरफ मुड़ी रहती है, क्योंकि मतलब ज्वारे लॉक के कारण ही। वही यहाँ पे बोल रहा है जो ग्रह होते हैं या पिंड आप बोल सकते हैं, मतलब पिंड भी है, दोनों अलग अलग हैं, जो कि यहाँ पे वही बोल रहा है ज्वारे लॉक के कारण ही या अपने मतलब ग्रह या पिंड के सामने झुके हुए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वारे लॉक के कारण। यहाँ पे दिन और रात के बारे में बताया गया। देखिए ज्वारे लॉक के कारण ही एक पिंड पर दिन और रात की अवधि बहुत लंबी हो सकती है। देखिए रोटेशन का यहाँ पे बात कर रहा है, जो अवधि है उसकी, वह जैसे कि चंद्रमा की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रमा की गति जो है वह 28 दिनों में वापस अपने कक्ष पे लौटती है पृथ्वी के साथ। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो दिन और रात की अवधि है बहुत लंबी हो सकती है, जो उसके घूर्णन काल के बराबर होती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है घूर्णन काल मतलब 28 दिन और 28 रात, ऐसे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा ज्वारे लॉक के कारण, मतलब ज्वारे लॉक के उदाहरण। ज्वारे लॉक के उदाहरण की बात की जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चंद्रमा की बात की जा रही है, वही मून के बारे में बात की जा रही है। मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से चंदा मामा के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पृथ्वी का चंद्रमा ज्वारे लॉक है, जिससे पता चलता है कि क्यों चंद्रमा उसी एक ही तरफ हमेशा पृथ्वी की ओर रहती है। मतलब आप बोल रहे हैं इसमें यह बता रहे हैं कि पृथ्वी जो चंद्रमा है वह ज्वारे रूप से लॉक्ड है, इसीलिए पता चलता है कि सिर्फ वह पृथ्वी का ही रोटेशन क्यों करती है, इसीलिए ज्वारे लॉक इसका
मतलब बताया गया ज्वालामुखी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसी के चक्कर में। दूसरा बात, अन्य चंद्रमा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कई अन्य चंद्रमाओं में भी ज्वालामुखी देखा गया है जो अपने माता ग्रह के साथ ही निश्चित स्थिति में रहते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो कि यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि अन्य चंद्रमा भी हो सकते हैं, उल्का पिंड आप बोल सकते हो उसे। तो अन्य जो चंद्रमा है इसके मतलब अपने मून जैसा ही कुछ और हो सकता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है जो कि अपने माता ग्रह अपने उसमें बताया जा रहा है, जैसे कि इसमें माता की बात की जा रही है, तो चंद्रमा का माता कौन हो सकता है, तो पृथ्वी हो सकती है। तो वहाँ पे यही बता रहा है जो अपने माता ग्रह के एक साथ ही निश्चित रूप में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का विकास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी का विकास में ये लगभग 4500 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसकी सटीक जानकारी प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं है। पृथ्वी की संरचना के बारे में ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, तरंगों आदि से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसमें हम खुद से आपको और बता दे रहे हैं, इसी से हमें पता चलता है कि साइंटिस्टों ने कैसे खोजा होगा कि कितने वर्ष पुराने हैं। मतलब यह सिर्फ अंदाजा लगाया गया है कि वह 4500 मिलियन पहले का यह पृथ्वी हो सकता है बना हुआ। यहाँ पे वही बोल रहा है, या उससे भी पुराना हो सकता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है यहाँ पे कि जो साक्ष्य मिले उसी से ही पता चलता है कि यह कितना पुराना है। जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं भूकंप, तरंगों आदि से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे वही बता रहा है। तो यहाँ पे एक बात और, इसकी सटीक जानकारी यहाँ पे इसकी सटीक जानकारी प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं है। देखिए इसका जो सटीक जो आप बोल सकते हैं उसमें, या आप फिक्स नहीं बोल सकते, या फिर साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा सकते कि यह कितनी पुरानी हो सकती है। तो यहीं पे यहाँ बोल रहा है मुमकिन नहीं है। यहाँ पे परतों की बात की जा रही है, पृथ्वी की कुछ परतें, मतलब परतें में आप क्या सकते हैं, देखिए परतों की बात की जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप प्याज का उदाहरण ले सकते हैं, परतें आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे यहाँ पे प्याज की बात की जा मतलब आप बोल सकते हैं पृथ्वी की परतें में। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि प्याज में आपको पता होगा कितने सारे छिलके उसके निकलते हैं, तो वही तरह इसी में भी बोल रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी तरह इसमें भी बोल रहा है आपका यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पृथ्वी की कुछ परतें, तो यहाँ पे वही बोल रहा है जैसा कि पृथ्वी का भी परतें हो सकते हैं। जैसा कि इसमें आपको बताया जाएगा भूपर्पट्टी, क्रोड और मेंटल के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आपको बता दिया जा रहा है भूपर्पट्टी, मंडल और क्रोड। आगे बढ़ते हैं, जाइंट इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। जाइंट इम्पैक्ट यहाँ पे देखिएगा, जाइंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और इससे विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी अनेक परतों में अलग हो गई। पृथ्वी के धरातल से लेकर क्रोड तक कई परतें पाई जाती। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जाइंट इम्पैक्ट के कारण तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसके कारण यहाँ पे उत्पन्न हुई ऊर्जा
और धरातल से लेकर, मतलब यह विभेदन में परिवर्तित हुई, विभेदन में या बढ़ गए, पृथ्वी जो था वह बढ़ गई और उसी प्रक्रिया के साथ अनेक परतों में अलग हो गई। पृथ्वी के धरातल से लेकर, मतलब आप बोल सकते हैं भूस्थल से लेकर क्रोड तक कई परतें पाई जाती, जिनमें से वैज्ञानिकों ने 3 ही अभी तक ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, जिसका नाम है भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भूपर्पटी से क्रोड तक पदार्थ का, देखिए यहाँ पे भूपर्पटी से क्रोड तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, या जो मतलब इसका जो आपका बोल सकते हैं दाब और घनत्व, डेंसिटी, इसमें वही बोल रहे हैं जो कि अगर खुदाई करते चलेंगे पृथ्वी का तो घनत्व और दाब आपका बढ़ता चला जाएगा। और आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा इसका दाब बढ़ने के कारण बहुत कुछ हो सकता है। और एक बात और आपको पता होगा, 1200 किलोमीटर तक हमने खुदाई कर चुकी है पृथ्वी की, जो कि अब तक का रिकॉर्ड हुआ, उसके नीचे नहीं जा सके हैं वैज्ञानिक भी। यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। देखिएगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस हो सकता है आपका, ये आपका पूछ सकता है। यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां में आता है पृथ्वी सौरमंडल का, जो कि आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा ग्रहों में से एक है पृथ्वी, 5वां में आता है यहाँ। तो यहाँ पे नीला ग्रह की बात की जा रही है। बाहरी स्थान से पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जल से भरी पड़ी है। तो आपको इसके बारे में पता होगा कि हमारा पृथ्वी जो है नीला क्यों दिखाई देता है। आपका यह क्वेश्चन बन सकता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं पृथ्वी को कहा जाता है, अर्थ को। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है बाहरी स्थान से पृथ्वी नीला दिखाई देती है क्योंकि, मतलब आप इसमें बोल सकते हैं क्यों दिखाई देती, तो आप बोल सकते हैं इसमें कि जो आपकी पृथ्वी जो है वह जल से, मतलब पानी से इतना भरा पड़ा है, क्योंकि बहुत भरा पड़ा है, इसीलिए से या बहुत ही या नीला दिखाई देती है, वही इसमें बोल रहा है। देखिएगा यही सॉरी थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वही बोल रहा है 2/3 जो इसका हिस्सा है पृथ्वी का, तो वह सिर्फ जल से भरा हुआ है, इसीलिए यह नीला दिखाई देता है। यहाँ पे वही बता रहा था। देखिएगा दूसरा बात, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे यहीं पे पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड या कोर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जा रही है। यहाँ पे एक जो आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, या आप नोट करते चलेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। जैसा कि आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते चलेंगे, मेरी बातों को नज़रअंदाज ना करें, वरना आपका एग्जाम में भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, यहाँ पे आंतरिक भाग की संरचना कई संकीर्ण परतों से बनी है। मोटे तौर पर 3 परतों की पहचान की जा सकती है। देखिए वैज्ञानिकों ने 3 परतों का इसमें नाम दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सॉरी यह जो पृथ्वी है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है, इसे 3 भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे क्रस्ट, यह दूसरा हो गया आपका मेंटल, तीसरा आपका हो जाएगा क्रोड। देखिए यहाँ पे इसे 3 भागों में बांटा गया पृथ्वी की भूपर्पट्टी से लेकर क्रोड तक का। आप यहाँ पे भूपर्पट्टी इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं बताते चलूँगा, या आप इसे नोट करते चलेंगे भूपर्पट्टी और मेंटल और क्रोड के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, भूपर्पट्टी की बात की जा रही क्रस्ट की। तो यहाँ पे देखिएगा भूपर्पट्टी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूपर्पटी क्रस्ट, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भूपर्पटी का शॉर्ट मीनिंग आप यह समझ सकते हैं, भूपर्पटी जो जिसमें हम रह रहे हैं, भूपर्पटी भूस्थान बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही आपको बताया जा रहा है भूपर्पटी के बारे में, क्रस्ट के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो कि बाहरी परत में से एक है, उसे भूपर्पटी कहा जाता है। जो ठोस और पतली है, जो ठोस और पतली मतलब इसमें चट्टानें वगैरह भी आते हैं, जो कि हम अभी यहाँ पे बताएंगे। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसकी मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर है। जो या जो भूपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, या मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा थोड़ा सा, इसके नीचे भी और है। तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह जो क्रस्ट है, पृथ्वी का आधा हिस्सा मैंने बनाया है अभी, जो कि यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा, यह जो क्रस्ट है इसके बारे में यहाँ पे देखिए, इसकी जो मोटाई के मतलब ये इसके बारे में देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बताया जा रहा है, या मोटा होता है या ठोस होता है, इसके बारे में बोल दिया जा रहा है आपको। और दूसरा बात यहाँ पे बोला है, इसकी मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर तक की बताई जाती है। यहाँ पे देखिएगा, इसको नोट थोड़ा करते चलिएगा, क्रस्ट की मोटाई कितनी बताई जा रही है यहाँ पे, तो 5 से 70 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार की चट्टानें और मिट्टी होती है। यहाँ पे देखिए मैंने वही बताया था आपको, चट्टानें स्टोन्स यहाँ पे पाई जा सकती हैं, जो पृथ्वी की सतह को बनाती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी की सतह जो अभी आप जिसमें खड़े हैं वह मिट्टी और चट्टानों से बनी है, जो पृथ्वी की सतह को बनाती है, जिसमें हम खड़े हैं अभी। तो उसी के बारे में बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको पूछ सकता है भूपर्पटी के बारे में कि कितनी मोटा हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं 5 से 70 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई हो सकती है। मेंटल की बात की जा रही है यहाँ पे, मेंटल के बारे में जानेंगे हम। देखिए मेंटल, देखिए यहाँ पे मेंटल के बारे में आप जान लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था आपको जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बताया, तो आपको पता चला होगा भूपर्पटी के जो नीचे आपको पाया जाता है वह मेंटल है। तो मेंटल की बात की जा रही है यहाँ पे, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेंटल भूपर्पटी के नीचे की परत है, जो गर्म और तरल जैसी स्थिति में होती है। देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है, यह गर्म भी हो सकती है और तरल जैसी स्थिति में यह रहती है। कौन रहती है, तो आप बोल सकते हैं भूपर्पटी के नीचे जो मेंटल पाया जाता है, मेंटल का एरिया जो होता है, तो उसी की बात की जा रही है, जो गर्म और तरल, मतलब आप बोल सकते हैं गर्म, हॉट, और तरल में क्या आ जाएगा आपका, तो वही आपके बारे में यहाँ पे बोल रहा है, तरल जैसी स्थिति में होती है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। मेंटल में संवहन धाराएं होती हैं, जो पृथ्वी की सतह पर प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे वहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे एक बात और फिर से हम आपको नोटिस करा दे रहे हैं, नोट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रस्ट जो था आपका, क्रस्ट जो थी उसकी मोटाई लगभग कितनी बताई गई है, तो आप बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, 5 से 7 किलोमीटर उसकी बताई गई थी। और मेंटल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो मेंटल को आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। इसकी रेंज एरिया जो इसकी बताई जा रही है, इसकी मोटाई पृथ्वी की, वह मेंटल की 2900 किलोमीटर तक की बताई गई है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे आपको यह प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाती है, जो कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वह क्रोड के ऊपरी वाला हिस्सा है, उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, जो पृथ्वी की सतह पर प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाती है। देखिए यहाँ पे वही बता रहा था।
अब यहाँ पे कोर और करोड़ की बात करें, मतलब आप करोड़ बोल सकते हैं, इसे एक ही नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे इसका जो रेंज बताया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कोर पृथ्वी का केंद्र है जो 2 भागों में विभाजित है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। आंतरिक कोर ठोस है जबकि बाहरी कोर तरल है। यहाँ पे वही बता रहा है। कोर पृथ्वी का केंद्र है जो दो संरचनाओं में इसे विभाजित किया गया है। इसका एक नाम दिया गया है आंतरिक कोर और बाहरी कोर। यहाँ पे आंतरिक कोर को बताया गया है ठोस है, और जबकि बाहरी कोर को तरल बताया गया है। यहाँ पे करोड़ का बात कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका नाम है आंतरिक और बाहरी कोर। तो आंतरिक कोर में यहाँ पे बोल रहा है ठोस होता है, और बाहरी कोर का बात किया जा रहा है यहाँ तरल होता है। कोर की मोटाई लगभग 6371 किलोमीटर। कोर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। देखिएगा यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते चलेगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि भूपर पट्टी, क्रस्ट, आपका फिर हो गया क्या बोलते हैं उसको, मेंटल। मेंटल की बात की जा रही है यहाँ पे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ वैसा ही नोट कीजिएगा, आपने नोट नहीं किया होगा तो। और आपका बच गया आपका करोड़। यहाँ पे करोड़ की बात की जा रही है। इसकी लंबाई की इसकी मोटाई कितनी बताई गई थी, आपको पता होगा तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे भूपर्पट्टी की मोटाई आपको बताई गई थी 5 से 7 किलोमीटर, और मेंटल की बताई गई थी आपको 2900 किलोमीटर। और करोड़ की बात की जा रही है तो यहाँ पे 6371 किलोमीटर बताई गई थी। ये था ना, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे वही बता रहा है 6371, यहाँ पे वही बता रहा था। देखिए यहाँ पे आपका इसका एरिया बोल रहा है, इसको आप नोट करते चलेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी बताई गई है एरिया, तो आपको आप बोल सकते हैं 5 से 7 किलोमीटर। मेंटल की बात की जा रही तो यहाँ पे देखिएगा 2900 किलोमीटर, और यहाँ करोड़ की बात की जा रही है 371 किलोमीटर इसकी रेंज बताई गई है मोटाई। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कोर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यहाँ पे वही बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, जो कि अभी आगे हम बताएंगे आपको। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, ये वही है स्ट्रक्चर। ये देखिए इनर कोर है, आउटर कोर है। वही बता रहा था आंतरिक और क्या बोलते हैं, आंतरिक और बाह्य। या इनर में आंतरिक हो जाएगा और बाहरी। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पृथ्वी की रासायनिक संरचना के बारे में जानेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पृथ्वी की रासायनिक संरचना, केमिकल संरचनाओं में से यहाँ पे बोल सकते हैं आप इसे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लौह पृथ्वी का सबसे प्रचुर तत्व है, इसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे बोल रहा है यह जो लौह है वह सबसे प्रचुर तत्व है, आपको पता होगा, जो कि स्टोन से बनती है।
मतलब लोहा की बात की जा रही है यहाँ पे, पृथ्वी का प्रचुर तत्व है। इसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाई जाती तो यही सब पाई जाती, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और लौह। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम केवल भूपर्पटी के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए भूपर्पटी मतलब भू स्थान के बारे में ही अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, इसके बारे में बात करते तो ऑक्सीजन प्रचुर तत्व हो जाएगा। वही तो यहाँ पे बोल रहा है, भूपर्पटी में क्या हो इम्पोर्टेंट है, लौह तो होगा नहीं, ना सिलिकॉन होगा ना मैग्नीशियम होगा, तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है ऑक्सीजन प्रचुर तत्व है, और इसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको भूपर्पटी में, देखिए यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे भूपर्पटी की ही बात की जा रही है। तो भूपर्पटी में आपको आप बोल सकते हैं भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो ऑक्सीजन में, मतलब भूस्थान में आपका क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ऑक्सीजन ही हो सकता है ना। सिलिकॉन, मैग्नीशियम और लोहा तो हो नहीं सकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन से बढ़कर तो है नहीं। यहाँ पे देखिएगा केमिकल कॉम्पोजिशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिएगा। जैसा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, तो बनाते चलिएगा। यहाँ पे आयरन की बात की जा रही है, वह कितनी मात्रा में है हमारी पृथ्वी में, तो वही उसी के बारे में बात की जा रही है। ऑक्सीजन आपका थर्ड आ जाएगा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आपका आ जाएगा फिर निकल, यहाँ पे आ जाएगा आपका सल्फर, तो यहाँ पे कितना कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आपका यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हल्के में ना ले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे यह स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा हो तो यहाँ पे हम आपकी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आयरन की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 34.6 यहाँ पे इसकी परसेंटेज बताई गई है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखिए ऑक्सीजन कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 29.5%, यहाँ पे 29.5% ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पे है। और सिलिकॉन की बात की जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं सिलिकॉन का है, तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही, तो 15.2%। मैग्नीशियम कितनी है, तो 12.7%। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नीशियम के बाद निकेल का बारी है, तो निकेल के बारे में बात करते हैं। निकेल 24.4%। आगे आपका आ जाएगा सल्फर, जो है आपका सल्फर आ जाएगा आपका 1.9%। और आपका क्या बोलते हैं, टाइटेनियम का आ जाएगा 0.05%। यहाँ पे एक आप थोड़ा सा देख सकते हैं आयरन का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं। तो आयरन का मतलब आप बोल सकते हैं जिससे लोहा बनता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चुंबकीय मंडल की बात की जा रही है यहाँ पे। चुंबकीय मंडल, मैग्नेटोस्फीयर, इसी के बारे में बात कर रहा है, चुंबकीय मंडल के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक तत्वों के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, तो चुंबकीय मंडल के बारे में बोल रहा है। यहीं पे यहाँ पे देखिए आपको लिख दे रहा है टॉस्फियर। यहाँ पे यही बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पढ़ते चलेंगे।
चुंबकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाया जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसी के द्वारा यहाँ बनाया जाता है, जो कि अदृश्य है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। आप इसमें बोल सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन भी हमें दिखाई नहीं देता, मतलब वही बोल रहे हैं ये। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। यह क्षेत्र पृथ्वी को सौर वायु और अन्य बाहरी प्रभाव से बचाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो सौर वायु है उससे हमें बचाता है और अन्य बाहरी जो प्रभाव होते हैं उससे हमें बचाता है। वहाँ यहाँ पे चुंबकीय मंडल की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे वही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अन्य बाहरी तत्वों से बचाता है। चुंबकीय मंडल के मुख्य कार्य, इसके बारे में बोल रहा है। यहाँ पे चुंबकीय मंडल पृथ्वी को सौर वायु के प्रभाव से बचाता है, वही बोल रहा है, सौर वायु से बचाता है जो पृथ्वी के वायुमंडल को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। वही यहाँ पे बता रहा है, जो पृथ्वी के वायुमंडल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए और इससे प्रोटेक्शन कौन करता है, तो आप बोल सकते हैं चुंबकीय मंडल इससे हमें प्रोटेक्शन करते हैं सौर वायु से। चुंबकीय मंडल यहाँ पे देखिएगा, चुंबकीय मंडल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को संरक्षित करता है। देखिए वहाँ पे बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय मंडल है जो वह चुंबकीय क्षेत्र को, मतलब क्या बोल सकते हैं आप इसे, मैग्नेटिक फील्ड, उससे हमें संरक्षित करता है। यहाँ पे चुंबकीय मंडल की विशेषताओं को यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आकार की बात की जा रही है। देखिएगा आकार, चुंबकीय मंडल का आकार पृथ्वी के आकार से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो यहाँ पे देखिए, आपको पता नहीं चला होगा तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं सूर्य की तरफ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी है हमारा, उसी के बारे में बोल रहा है। उस यहाँ पे जो बादल फैले हुए हैं हमारे यहाँ बीच में, इसी के बीच यहाँ पे बता रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इससे भी बड़ा हो सकता है। देखिए इसके आकार की बात करें तो आगे वहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे इसके आकार की जो ये बताई जा रही है वह 60 किलोमीटर बताई जा रही है, मतलब 60,000 किलोमीटर इसकी आकार का बात किया जा रहा है। तो इसकी आकार कितनी है, तो बोल सकते हैं आप 60,000 किलोमीटर तक की बताई गई है। नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे वही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे इसके आकार की बात की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा वो आकार में बड़ा है पृथ्वी से, या वो सूर्य की तरफ 60,000 किलोमीटर तक फैला है। जैसे कि मैंने बोला आपको 60,000 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संरचना की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संरचना लिखा हुआ है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे चुंबकीय मंडल की संरचना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर वायु के बीच की परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र और सौर वायु के बीच की जो परस्पर क्रिया है उसी पर निर्भर करती है या डिपेंड करती है उसी पे, चुंबकीय क्षेत्र और सौर वायु के बीच की परस्पर क्रिया पर। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी मंडल का महत्व। देखिए यहाँ पे पृथ्वी की सुरक्षा का बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है आपका, चुंबकीय मंडल पृथ्वी को बाहरी प्रभाव से भी बचाता है। देखिए वहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ था, चुंबकीय मंडल जो है वह हमें बाहरी प्रभाव और सौर वायु जैसे नुकसानदायक चीज़ों से हमें बचाता है। और यहाँ पे एक बात और लिखा, बाहरी प्रभाव से भी हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन के लिए आवश्यक। जीवन के लिए आवश्यक की बात की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पॉइंट है आपका
जीवन के लिए आवश्यक है चुंबकीय मंडल कैसे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं चुंबकीय मंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र को संरक्षित करता है। वहाँ यहाँ भी वही बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को जो क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करता है वह चुंबकीय मंडल में आते हैं, जो कि जीवन के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नहीं यहाँ पे आज का सेशन यहीं तक था, आज का बैच। तो आप यहाँ पे आप जुड़े रहे हमारे साथ पृथ्वी की उत्पत्ति। कल हम इसके बाद इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, तो आपको हमारे यहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक कमेंट और शेयर करते चलें और सब्सक्राइब। तो कल मिलते हैं।